मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं ताकि मेरा नया नया वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं ग्रांटेड पोस्ट फॉर मैट्रिक पढ़ाने जा रहा हूं और यह वीडियो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चनों को हल करने के लिए बनाया गया है। ये क्वेश्चन अवश्य बोर्ड में आएंगे, इसे अवश्य ध्यान में रखें। खासकर 10वीं क्लास के बच्चे इसे अवश्य जो है ना स्टडी करें, अध्ययन करें और इस पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछते हैं। तो देखो आज बच्चों, आज मैं बताने जा रहा हूँ युगपत समीकरण। युगपत समीकरण जिसको कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण बताने जा रहा हूँ। इसको कहते हैं टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इंग्लिश में है और इसका जो फॉर्म होता है देखिए आप ध्यान से, a1x जोड़ b1y जोड़ c1 इक्वल टू 0। a1x जोड़ b1y जोड़ c1 इक्वल टू 0, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। और a2x b2y जोड़ c2 इक्वल टू 0, इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन मानते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में अगर जो बात करते हैं a1 के बाद, तो याद रखिए समीकरण 1 में x के छोड़ के होता है, माने x का कोफिशिएंट होता है, a1 उसको कहते हैं। और b1 कहते हैं y के कोफिशिएंट को, मतलब y को छोड़कर, और जो बच जाता है उसको हम लोग c1 मानते हैं, जिसको कांस्टेंट भी कहा जाता है। और ये समीकरण 2 में आइए तो x के छोड़कर जो है ना a2 कहेंगे, y के छोड़ के b2 कहेंगे, और जो बच जाएगा उसका नाम c2 है, उसको क्या मानेंगे हम c2 मानेंगे। और यहाँ पे याद रखिए, ऐसे आप याद करने के लिए हम लोग समान रूप से मान सकते हैं a1 b1 और c1, a2 b2 c2। अब इसका थोड़ा सा उदाहरण ले लेते हैं। 2x 5y घटा 6 इक्वल टू 0, 5x घटा 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये आपका युगपत समीकरण का एग्जाम्पल लिया हमने, और पता करेंगे कि इसमें a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है, तीनों को हम पता करेंगे। इसको देखिए समीकरण 1 है, ऐसा समीकरण क्या है 2 मान लिया। अगर कह दे कि a1 क्या है, a1 क्या चीज़ है, तो a1 जो है आपका समीकरण 1 में x के जो कोफिशिएंट है, x को छोड़कर है, तो समीकरण 1 में x के छोड़ के क्या है आपका 2 है। और उसके बाद जो है समीकरण 1 में y के छोड़ के b1 है, समीकरण 1 में y के छोड़ के क्या है b1 है। और उसके बाद जो बच जाएगा वो आपका c1 है, तो c1 का मान कितना है -6 है। c1 का मान कितना है -6 है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि a2 क्या है, तो a2 है समीकरण जो है 2 में आपका x के जो है ना कोफिशिएंट, x का गुणांक, तो इसको कहते हैं a2। तो समीकरण 2 में आइए, x के छोड़कर जो है 5 है। उसके बाद b2 हम देखते हैं, तो b2 जो है समीकरण 2 में जो है ना y के छोड़कर है, तो समीकरण 2 में जो y के छोड़ के कितना है -2 है। और जो बच जाएगा वो क्या है आपका c2 है, यहाँ पर सॉरी c1 लिखिए। और यहाँ पर जो है c2 क्या है जो बच जाएगा, तो जो बच गया ये आपका कितना है, ये देखिए आपका 10 हो गया। तो इस तरह हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे देखिए ये लिया हमने, इसको जो इक्वेशन जो हमने फर्स्ट माना, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि a1 है, तो a1 जो है आपका समीकरण 1 में क्या है x को छोड़कर, समीकरण 1 में क्या है x के छोड़कर, तो ये आपका 6 है। ये आपका हो गया b1, ये आपका b1 हो गया। तो b1 जो है आपका जो है y के जो कोफिशिएंट है, यानी y को छोड़कर, तो इसमें y को छोड़कर कितना है, यहाँ पर देखिए 1 -1 है, कितना है -1 है। और उसके बाद जो बच जाएगा सी में तो है नहीं,
नहीं है तो यहाँ पर आपका जीरो क्या है, हिडन है, छिपा हुआ है। ऐड के रूप में जो है जीरो आपका हिडन रहता है। तो इस तरह जो है C1 का मान जो आपका हो गया जीरो हो गया। अब जो है ना समीकरण जो हम सेकंड में आ जाते हैं। तो देखिए समीकरण सेकंड में यहाँ पर देखिए x के छोड़ के A2 है। A2 का मान जो है आपका जो है समीकरण सेकंड में कितना 4 है, आपका B2 है। तो समीकरण 2 में जो y के छोड़ के है, समीकरण 2 में y के छोड़ के 8 है। और जो बच गया, क्या बच गया, 2 है, तो 2 यहाँ पर लिख दिया। इस तरह हम लोग जो है A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं बच्चों कि एक और हम लिखते हैं कि √2x इक्वल टू 0, 5x डॉट 6y इक्वल टू 0, ये आपका है। ठीक। इसमें A1 B1 C1 क्या है, A2 B2 C2 क्या है, इसको थोड़ा हम पता कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा देखिए, इसको जो हम पता करने के लिए इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, √2x प्लस या हम लोग माइनस भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या प्लस लिख सकते हैं इंटू 0 इंटू वाई, अब प्लस यहाँ पर 0 i इक्वल टू 0। देखिए इसको हम लोग इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 5x जोड़ 6y और आई यहाँ पर प्लस 0 हिडन है, यहाँ छिपा हुआ है आई के रूप में। और यहाँ पर क्या हो गया, इस समीकरण फर्स्ट मान लिया, इस समीकरण जो है आपका सेकंड हो गया। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। फिर से देख लीजिए √2x, यहाँ पर कुछ नहीं था, y नहीं था, तो y को हमने 0 के साथ ऐड किया, यहाँ पर इंटू करके लिखा है। इस मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब यहाँ पर हमने 0 को प्लस किया, i बराबर 0, और उसके बाद 5x प्लस 6y यहाँ पर नहीं था, ये इसको हमने 0 ले लिया। अब यहाँ पर बहुत ही आसान है कि A1 B1 C1 A2 B2 C2, किस तरह A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो A1 का मान 5 हो गया, सॉरी A1 का मान √2 हो गया, और B1 का मान 0 हो गया, और जो बच गया वो क्या हो गया, C1 हो गया। अब A2 जो है आपका 5 हो गया, और B2 जो हो गया 6 हो गया, और C2 का जो मान हो गया 0 हो गया। इस तरह हम लोग कोई भी क्वेश्चन में जो समीकरण में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी फॉर्म में दिया हो, हम लोग A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान हम लोग जान सकते हैं। अब उसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद थोड़ा सा लिखते हैं A1x जोड़ B1y जोड़ C1 इक्वल टू 0। समीकरण फर्स्ट हो गया। A2x जोड़ B2y जोड़ C2 इक्वल टू 0, ये हमने लिखा। ठीक। और इसमें कुछ जो है ना फार्मूला है जिससे इससे ऑब्जेक्टिव 10th क्लास के बोर्ड में जरूर आते हैं, ये वो क्वेश्चन अवश्य रहेगा, इसको हमेशा ध्यान में रखिए। यहाँ पर देखिए, अगर हम करते हैं कि A1 बाई A2 देखिए A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2, अगर हम तीनों का मान अगर जो इस तरह निकालते हैं रेशियो करके बाटा करके, और ये मान आपका तीनों अगर बराबर आ गया, तो ये समीकरण जो है आश्रित होते हैं, ये समीकरण आश्रित होते हैं। और x के मान अनंत और y के मान अनंत, माने x के मान अनगिनत और y के मान भी अनगिनत होंगे, और इनके अनंत हल होंगे, अब इसका थोड़ा सा जब हम ग्राफ खींचते हैं समानांतर का, तो इस तरह हम लोग ग्राफ जो लेते हैं, इसको जरूर याद है कि इससे जरूर क्वेश्चन पूछते हैं। ऊपर y होता है, नीचे y डैश, इधर x होता है, इधर x डैश, यहाँ 0 होता है। ठीक। तो मान लें कि इसका मान लें कि सपोज दैट मान लें कि जो ना A1x जोड़ B1 जो B1y जोड़ C1 इक्वल टू 0 का ग्राफ इस तरह गया। इसका जो A1x जोड़ B1y जोड़ C1 बराबर 0, जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो इसी पर जाएगा, इसी जो है मतलब इसी पर चला जाएगा, कोलाइनर हो जाएगा, मतलब संपाती हो जाएगा, एक रैखिक हो गया, संरेख हो जाएगा, मतलब इसी पर जाएगा। A2x जोड़ B2y जोड़ C2 इक्वल टू 0।
तो ऐसी स्थिति में इसका ग्राफ जो है क्या होता है कि समपाती होता है। इसका ग्राफ समपाती होता है, समपाती होता है, इसका ग्राफ समपाती होता है। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसको हमेशा ध्यान में रखिए, इस सब आपको एग्जाम आने वाले सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर दागेंगे। और उसके बाद इसको हम लोग जो क्या देखते हैं कि इसको आश्रित के साथ साथ संगत समीकरण भी कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखिए आप लोग। संगत समीकरण भी कहा जाता है, संगत समीकरण भी कहा जाता है इसको। अब इसके बाद इसको आगे बताते हैं। सेकेंड हम क्या देखते हैं कि अगर a1 बाई a2 किया और b1 बाई b2 किया, अगर ये बराबर आ गया, तो आपका थर्ड जो टर्म है उसको निकालना बहुत जरूरी है, c1 बाई c2। और यदि अगर ये बराबर नहीं आया तो ये समीकरण विरोधी होंगे, विरोधी होते हैं और इसका कोई हल नहीं होता है, तथा इसका कोई हल नहीं होता है। इसका कोई हल नहीं होगा, कहने का मतलब है कि ना x का मान निकलेगा नहीं y का मान, इसलिए इसको हम लोग असंगत इक्वेशन भी कहते हैं, समीकरण कहते हैं, असंगत समीकरण भी कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं, किस तरह ग्राफ जाएगा। ये y नीचे y डैश और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींच दिया है x, उसके बाद x डैश 0 हो गया। मान लिया कि इसका जो इक्वेशन है, इसका इक्वेशन, ये जो इक्वेशन का जो ग्राफ है हमने इस तरह खींचा है, इस तरह। कोई जरूरी नहीं कि इसी तरह जाए, इधर किसी तरह जा सकता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में जाएगा। हमने समझाने के लिए इस तरह हमने मान लिया है b1y जोड़ c1 इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे सेकंड समीकरण का, तो सेकंड समीकरण का इसके पैरेलल में जाता है, क्या जाएगा पैरेलल, कभी एक दूसरे को नहीं मिलेगा। a2x जोड़ b2y जोड़ c2 इक्वल टू 0। और जब इस तरह ग्राफ जाता है तो ऐसे ग्राफ को हम लोग जो समानांतर ग्राफ कहते हैं। इसमें ऐसी जो है ना, मतलब एक दूसरे पर कहीं भी कट नहीं करता रेखा, तो कोई हल नहीं होता है। इनका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ समानांतर होता है, समांतर होता है, इसका ग्राफ समांतर होता है। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं थर्ड में, देखिए समझ में आ रहा है ना, आगे देखते हैं। थर्ड में कि अगर a1 बाई a2 किया, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 किया, और यहाँ पर हम देख रहे कि बराबर नहीं आया, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद ये समीकरण जो है, ये समीकरण आपका अविरोधी होंगे, ये समीकरण अविरोधी होंगे, ये समीकरण अविरोधी होंगे, तथा x के मान एक मतलब 1 नहीं, जैसे मतलब एक उसका हल होगा और y के मान 1 होगा। कहने का मतलब है कि तथा इनके हल एक और केवल एक होगा, हल एक और केवल एक होगा। समझ है ना, ये समीकरण अविरोधी होंगे तथा इनके क्या होंगे, हल एक और केवल एक हल होगा, एक और केवल एक। देखिए हम इनके हल एक और केवल एक होगा, और इसे हम लोग संगत समीकरण भी कहते हैं, संगत समीकरण। कहने का मतलब है कि संगत समीकरण में दो आते हैं, एक आश्रित समीकरण और एक अविरोधी समीकरण। इसको ध्यान में रखिए, एक आपका आता है आश्रित समीकरण और एक क्या आता है, अविरोधी समीकरण।
इसका जब भी हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो देखिए इस तरह ग्राफ आ जाएगा, y और ये y डैश x और x डैश, ठीक। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसका जो ग्राफ है, जैसे मान लिया कि इसका इक्वेशन जो है आपका जो इस तरह जो है इस तरह गया, a1x जोड़ b1 जोड़ c1 इक्वल टू 0, a1x जोड़ b1y जोड़ c1। और इसका जैसे हमने ग्राफ खींचा, तो इसका ग्राफ खींचेंगे तो मान लें कि इस तरह जाएगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे पर काटेगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे पर काटेगा। a2x जोड़ b2y जोड़ c2 इक्वल टू 0। और जहाँ ये हल जहाँ पर ये कटेगा, इसी पर यहीं पर x और y का जो मान होता है वो हमें प्राप्त होता है। और इसका ग्राफ जो प्रतिच्छेद करेगा, इसका ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, इसका ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, इसका ग्राफ एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक आपका 10th क्लास के बोर्ड में एक जरूर रहेंगे बच्चों। आगे वीडियो में हम जो है ना हल करने के लिए बताएंगे, और जुगपत समीकरण को किस तरह हल किया जाता है, इसको आज के वीडियो यहीं पर। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आप तक वीडियो पहुंच जाए जरूरी से जरूरी, ताकि आपको जो है ना बोर्ड के एग्जाम अच्छे से अच्छा नंबर आ सके। थैंक यू बच्चों।